अंतरिम बजट पेश किया और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अब बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी मौजूद हैं। सर धन्यवाद आपका एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शर्मा जी, सबसे पहला सवाल यही, जो आज बजट आया है, अंतरिम बजट पेश किया गया है, चुनावी बजट इसे कहा जाता है, और जो खासा फोकस रहा, जो देखने को मिला, वो महिलाओं को लेकर, जिसमें 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त सर्वाइकल कैंसर का इंजेक्शन लगाया जाएगा, 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाई जाएंगी। अगर महिलाओं की बात हो रही है और एमपी का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि एमपी में बहुत बड़ा वोट बैंक महिलाओं का है। क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को बड़े पैमाने पर फोकस किया है। जो आपने वैक्सीनेशन का कहा वो तो है ही, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, जिसमें स्व सहायता समूह को स्ट्रेंथन करना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत पहले से फोकस है। मध्य प्रदेश के अंदर 45 लाख स्व सहायता समूह के अंदर हमारी महिला बहनों का नेटवर्क है, तो इसको और ताकत मिलेगी। साथ में ही आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता, ये हमारी सब बहनें हैं, इनको आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है कि 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर, ये बजट 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के बजट की शुरुआत है। उसका बेस आज इसकी शुरुआत यहां पर हुई है। बजट में जिन वर्गों को जो ध्यान दिया गया है कि महिलाओं के साथ युवा, किसान और गरीब, तो इसलिए सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्व कल्याणक ये बजट है कि इस दिशा में हर वर्ग का ध्यान रख करके इस इंटरिम बजट के अंदर प्रावधान किए गए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। किसानों की अगर बात करें, बहुत बड़ा तबका एमपी से आता है किसानों का। किसान सम्मान निधि योजना, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, बहुत लाभ उसका किसान उठा रहे हैं, इसका जिक्र हुआ बजट में। लेकिन हम एमपी के ही किसानों की ये बात भी सुनते हैं शर्मा जी कि हमें जो लाभ है वो नहीं मिल रहा है, किसान इंतजार करते रहते हैं। बहुत से किसानों के अकाउंट होते हैं जिनमें पैसे नहीं पहुंचे होते हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये कमलनाथ की जब सरकार थी तब ये जरूर हुआ था कि इन्होंने किसानों को किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड नहीं होने दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश के अंदर सभी किसानों को जो इंटाइटल हैं उन्हें इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड भी कराया है, और हम तो लगातार किसानों को हर महीने किसान सम्मान निधि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए इस दिशा में मध्य प्रदेश में बेहतर काम हुआ है। देश के अंदर 11.5 करोड़ किसानों को जो अवसर मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी बड़ी संख्या में किसानों को किसान सम्मान निधि। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में किसानों की दृष्टि से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एग्रीकल्चर में, चाहे सड़क होगी, बिजली होगा, पानी होगी, सिंचाई की सुविधा, जो किसी जमाने में केवल 7 लाख हेक्टेयर थी कांग्रेस के समय में, आज 45 लाख हेक्टेयर तो वर्तमान में सिंचाई हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैन बेतवा लिंक परियोजना 44,605 करोड़ की परियोजना का बजट में प्रावधान करके बुंदेलखंड को जो दिया है, तो बड़ी संख्या में इसके माध्यम से सिंचाई होगी। तो हर खेत को पानी किसानों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, और इसलिए मध्य प्रदेश किसानों के क्षेत्र में 1 नंबर अग्रणी राज्य। हमें कृषि अवार्ड, कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 5 बार मिला, 6 बार मिला, और अभी गेहूं उत्पादन में पंजाब से कॉम्पीट करते हुए पंजाब को क्रॉस करके आज 1 नंबर मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में है। तो ये इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मुफ्त अन्न योजना की हम बात करें, 80 करोड़ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। कोरोना में इसको शुरू किया गया था, एन विधानसभा चुनाव से पहले इसको 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। जाहिर तौर पर फायदा एमपी को विधानसभा चुनावों में इसका मिला था, क्योंकि जो स्थिति पार्टी की तब चुनाव इलेक्शन नतीजे घोषित होने से पहले थी, बहुत डावाडोल स्थिति थी। हालांकि बहुत मजबूत तरीके से पार्टी जीत कर आई, बहुत फायदा इसका मिला बीजेपी को, ये मानते हैं आप? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण की योजनाओं को केवल चुनाव को आधार मान करके नहीं देते। प्रधानमंत्री जी का विजन है। सरकार बनते से ही कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। प्रधानमंत्री एक गरीब माँ के बेटे हैं, उन्हें गरीबों का दर्द पता है क्या होता है।
तो इसलिए प्रधानमंत्री का विजन उसके लिए कि गरीब का जीवन कैसे बदला जाए, गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा कैसे उठाया जाए, उस पर वो बेहतर काम कर रहे हैं। तो गरीब कल्याण योजनाओं में कोरोना काल में जो 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो अन्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिया था, आज उन्हें लगता है कि देश की जरूरत है, इसलिए उसे आगे बढ़ाने का काम 5 साल के लिए किया गया। ये चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है, और प्रधानमंत्री का विजन इस दिशा में कभी होता नहीं है। हम काम करेंगे तो जनता जरूर आशीर्वाद देगी, ये तो नेचुरल है। जो काम करता है जनता उसको आशीर्वाद देती है राजनीति। लेकिन वी.डी. शर्मा जी, आप मानते हैं ये जिस तरीके से जो अंतरिम बजट में आज बातें की गई वही पिछली बार की बातें दोहराई गई? देखिए, आयकर दाताओं को कोई भी राहत इसमें नहीं मिली है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि वही चीजें ऊपर नीचे कर बता दी गई। तो क्या आप ये मानते हैं, क्या आप इसको कहेंगे कि सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है कि हमारी ही जीत है? आप ऐसी कुछ लोक लुभावन चीजें नहीं रिलीज की गई है? कोई भी सरकार और कोई भी संगठन कॉन्फिडेंट क्यों होता है? जब वो जनता के लिए काम करता है। और जनता में आज 11,11,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट देना, ये नई चीज नहीं है क्या? इसके माध्यम से डेवलपमेंट में और इसके माध्यम से रोजगार जो पैदा होगा तो नौजवानों को अवसर मिलेंगे और देश के विकास में इसकी भूमिका बनेगी। रक्षा के क्षेत्र में 11.1% की बढ़ोतरी करना, अभी जो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, ये पुरानी चीज नहीं है। लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री का संकल्प है, लेकिन 3 करोड़ तक हम उसको लेकर के जा रहे हैं इस बजट के माध्यम से। प्रधानमंत्री आवास पहले से है, लेकिन आज के समय में प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाना, 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास सामान्य लोगों के लिए प्रावधान करना, तो ये नई चीज है ना। तो इसलिए जो काम अच्छा हो रहा है देश के अंदर उसे आगे बढ़ाना और कुछ नई चीजों को खड़ा करना इस बजट के माध्यम से बेहतर तरीके से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र की बात करें वी.डी. शर्मा जी, आज कहा गया कि अध्यात्म पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। राम मंदिर के बाद से इसकी और बहुत जोर शोर से चर्चा हो रही है, इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। इसको अगर हम एमपी के लिए देखें, आप क्या कहेंगे? इसको क्या संभावना है अपने राज्य की इसमें? मध्य प्रदेश के अंदर हमारी वित्त मंत्री जी ने आज बजट भाषण में कहा कि महाकाल के अंदर 5.5 करोड़ लोग पहुंचे, ये टूरिज्म में बूम आया है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि उन्होंने जिस प्रकार से देश के अंदर चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो या बद्री धाम हो या फिर महाकाल हो, तो महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री ने किया तो आज प्रतिदिन लगभग 1.25 लाख लोग आते हैं महाकाल के अंदर। काशी विश्वनाथ के अंदर तो कितने करोड़ लोग पहुंच गए। राम मंदिर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल की शुरुआत है, दुनिया के लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। इतने कम समय में 15-20 लाख लोग पहुंच गए। तो ये भारत के आध्यात्म को टूरिज्म के साथ जो जोड़ा है, तो दुनिया इस बात के अपने श्रद्धा और आस्था के केंद्र के दर्शन भी करना चाहती है और लोगों के मन में भगवान राम विराजमान है। तो इसलिए पूरी दुनिया आज इस दिशा में उमड़ रही है। बिल्कुल उमड़ रही है। वी.डी. शर्मा जी, अगर हम लोकसभा चुनावों की तरफ का रुख करें, देखिए विधानसभा चुनावों में जीतोड़ मेहनत आप लोगों ने की और वो मेहनत का ही कमाल की पार्टी इतने बढ़िया तरीके से जीत पार्टी ने हासिल की। आपकी मेहनत, आपका नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी शामिल हुआ था, वो मेहनत ही थी कि आपका नाम आगे बढ़ा। अगर हम लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में वी.डी. शर्मा की जो रणनीति है जो जानना चाहें, हालांकि ऊपर से रणनीति बनकर आती है लेकिन उसको आगे जो उसको इम्प्लीमेंट करना होता है वो आप ही के जरिए होता है, क्या तैयारी पार्टी की? इस दिशा में मैं जरूर कहूंगा कि विधानसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय अमित शाह की जो रणनीति थी हमारे गृह मंत्री जी की, हमने उसको जमीन पर बूथ पर अच्छे से उतारा और उसका परिणाम था कि हमें ऐतिहासिक बहुमत मिला। और ये बहुत स्पष्ट तौर पर कि संगठन की ताकत के बल पर इस बार मध्य प्रदेश में हमने ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाई। तो आज उन्हीं कामों को हमारा टारगेट है, जो बूथ हमारे उन बूथों को जीतना, जो जीते हैं उनमें 10% वोट बढ़ाना। और मध्य प्रदेश के अंदर जो 58% वोट 2009 में मिला था, 19 में मिला था, वो वोट परसेंट 10% बढ़ा करके 68 से 70 के बीच लेकर के जाना, ये हमारा संकल्प है। 29 की 29 सीटें तो जीतेंगे, लेकिन वोट शेयर बढ़े और 10% वोट शेयर बढ़े, यही हमारा मूल टारगेट है। वोट शेयर बढ़ाना है और 29 सीटें जीतने का दावा पार्टी कर रही है। बिल्कुल 29 की 29 सीटें जीतेंगे, इसमें तो कोई संदेह भी नहीं है। और हम कभी अपनी मेहनत को
प्रधानमंत्री कहते हैं हमें किसी घमंड गुरूर में नहीं आना, हमें जमीन पर रह करके अपना काम करना। और प्रधानमंत्री जी ने संगठन में भी वर्क कल्चर खड़ा कर दिया है। माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज हम काम कर रहे हैं, तो हम सब कार्यकर्ता इसी संकल्प के साथ प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना, 10% वोट शेयर बढ़ाना और इस दिशा में अपने बूथ के तंत्र को मजबूत करना। विनय शर्मा जी, बीजेपी में हमेशा देखा जाता है कि बहुत सरप्राइज देती है पार्टी हमेशा से। लोकसभा इलेक्शन में अगर हम चेहरों की बात करें, किनको तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि कभी भी कोई नया चेहरा भी सामने आ जाता है। साथ ही क्या महिलाओं को खासा जोर रहेगा, महिलाओं को तवज्जो मिलेगी पार्टी? महिलाओं को वगैरह को ये तो अवसर सबको मिलता ही है। हम तो मध्य प्रदेश के अंदर तो और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं को अवसर देने का काम भी करती है, लेकिन चेहरा तो एक ही है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी के चेहरे पे ही हम सब मोदी के चेहरे में ही समाहित हैं। हर बूथ पर मोदी, हर बूथ पर मोदी, और मोदी जी के नेतृत्व में इस बार देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर केवल जीत का, सीटों का इतिहास नहीं बनेगा, वोट शेयर का इतिहास बनेगा कि इस बार प्रचंड वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो जनता का आशीर्वाद है। विनय शर्मा जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, यानी कि पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, सीटों को लेकर आप बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वोटिंग जो शेयर है उसको लेकर कि अब की बार वोटिंग शेयर बढ़ोतरी पर हमारा फोकस रहेगा, तो क्या कुछ खास प्लानिंग इसके लिए की गई है पार्टी की तरफ से? नहीं, खास प्लान यही है कि अपने बूथ को मजबूत करने के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में जब वो आए थे, मेरा बूथ सबसे मजबूत, पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना समिति, बूथ पर जो 15 प्रकार के काम अमित शाह जी ने दिए उनको जमीन पर उतारना, इसी काम पर भाजपा का कार्यकर्ता लगा है। गरीब कल्याण की योजना है जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, मध्य प्रदेश के अंदर 3,62,00,000 लोग आयुष्मान कार्ड धारी हैं, जिनको 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार है। आज मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास में हर पंचायत में कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200 ऐसे प्रधानमंत्री आवास है। उज्ज्वला योजना घर घर में है। मध्य प्रदेश सरकार की गरीब कल्याण की योजना है, उनको लेकर हम जाने वाले। तो ये हमारी जो ताकत है, संगठन का तंत्र है, गरीब कल्याण की योजना हमारी ताकत है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। तो इसलिए इस चुनाव में सीटों के साथ अधिक से अधिक वोट शेयर लाना, यही हमारा टारगेट और संकल्प है। जी, एक और आखिरी छोटा सा सवाल, वो ये कि मोहन यादव के टाइम में ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनते ही कि बहुत कड़े संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनमें मसलन कि आप गरीब लोगों से बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड तक इस मामले को लेकर कर दिया गया है। हमने पीछे कई ऐसे बड़े फैसले देखे। तो क्या ये सीधा संदेश है कि बदतमीजी और ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? ये संदेश नहीं, ये बिल्कुल तय है कि इस प्रकार की न चीजें बर्दाश्त होंगी और न आगे इस प्रकार की चीजें होने दी जाएंगी। और गुड गवर्नेंस देने का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मोहन यादव जी ने, संगठन के साथ हम मिलकर के गुड गवर्नेंस देने का काम प्रदेश को करेंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। जी, विनय शर्मा जी, आपका एनडीटीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सहयोगी मनीषा के साथ मैं ज्योति सिंह, एनडीटीवी दिल्ली।